Good afternoon to all of you. My name is Sumit Banerjee. Today I am going to discuss second chapter of biology which is known as tissue. After completing the second chapter of physics, force and laws of motion, now I am going to start the tissue without wasting any time. आप लोगों को टिश्यू के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन अभी जस्ट आप लोगों का रिवीजन चल रहा है। तो कुछ की पॉइंट से ही मैं टिश्यू को शुरू करता हूं। देखिए, आप लोगों ने बायोलॉजी का पहला चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कई सारे सेल मिला के एक टिश्यू बनता है। इट मीन्स दैट टिश्यू इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ सेल्स। तो उसी टिश्यू को हम, उसके दो क्लासिफिकेशन है, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, वही पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो की पॉइंट्स आपको बता देता हूं। की पॉइंट्स, जैसे टिश्यू का टर्म किसने दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मे भी आपके बुक में दिया हो एनसीईआरटी के, लेकिन नहीं भी दिया हो तो मैं बता देता हूं। द टर्म टिश्यू, टिश्यू मीन्स ग्रुप्स ऑफ सेल। तो ब्रैकेट में आप लोग ग्रुप्स ऑफ सेल भी लिख सकते हो, तो उससे याद रहेगा आपको। और जब भी मेरे लेक्चर देखने के लिए बैठे, एक कॉपी लेके जरूर बैठिए, जिससे आप लोग सभी चीज नोट डाउन कर सके। सो द टर्म टिश्यू, ग्रुप्स ऑफ सेल was given by Xavier Bichet। इनका पूरा नाम है Xavier Bichet। Xavier Bichet कौन है बताऊं? Xavier Bichet जो थे, ये एक बहुत ही फेमस फ्रेंच एनाटॉमिस्ट थे। एनाटॉमिस्ट भी थे और पैथोलॉजिस्ट भी थे। तो जेवियर बिचेट जो थे, वो एक फेमस फ्रेंच मतलब जो फ्रांस में रहते हैं उन्हीं लोगों को फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच एनाटॉमिस्ट भी थे एंड पैथोलॉजिस्ट भी थे। एनाटॉमिस्ट और पैथोलॉजिस्ट थे। एनाटॉमिस्ट मींस यहां से आ जाता है एक एनाटॉमी, एक टाइप का स्टडी होता है। एनाटॉमी एक टाइप का स्टडी होता है, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ सेक्शन कटिंग ऑफ स्टेम, या फिर प्लांट पार्ट लिख सकते हो। उसको स्टडी करना, प्लांट के पार्ट्स को काट के स्टडी करने को एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी नहीं, एनाटॉमी बोलते हैं। चलिए, तो यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स। इसके बाद एक और पॉइंट यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं। एक और पॉइंट ये है कि स्टडी ऑफ सेल, पहले चैप्टर में बोला था सेल जो पहला चैप्टर आपको बताया, उस चैप्टर में मैंने स्टडी ऑफ सेल बताया था कि साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसका भी कुछ स्टडी है। इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? इसके स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टिश्यू के स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये सब कुछ की पॉइंट्स है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, मे भी आपको एग्जाम में ना पूछे या पूछ भी सकता है, इज नोन एज हिस्टोलॉजी। बट आपके लाइफ के एग्जाम में ये कभी भी पूछ सकता है, आपको आगे कभी भी पूछ सकता है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। सो दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी की पॉइंट्स ऑफ टिश्यू।
You take a quick screenshot of this. I hope this key points is clear. If you have any doubt, you can ask in comment box. Now can I rub this? So आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने कुछ बोर्ड में अलग लिखा है, आप लोग देख पा रहे हो, एम 80 आउट ऑफ 80। मैं हमेशा बोलता हूं लेकिन आज मैंने लिख भी दिया। तो इसको ध्यान में रखना कि आप लोग एग्जाम जब भी दे रहे हो, अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उसको एकदम ध्यान से अटेम्प्ट करना, क्या पूछा है क्वेश्चन में वो देखना, उस हिसाब से आप लोग लिखना, तो आप लोग फुल स्कोर कर सकते हो। नाउ अगर आपसे कभी कोई सवाल पूछे कि टिश्यू को पहचाने कैसे कि वो टिश्यू है, समझ पा रहे हो, मींस ये टिश्यू है, इसके कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे ना। जैसे मेरा क्वालिटी है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, फिर आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं कैसा पढ़ रहा हूं, मैं इतना अच्छा लिखता हूं, तो ये सब मेरी क्वालिटीज है, या इन सब से मेरे को पहचान पा रहे हो आप लोग, मेरा ये रोल नंबर है, मेरा ये नाम है। तो टिश्यू का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम टिश्यू को पहचान सकते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो वही मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टिश्यू, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टिश्यू। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने को मिल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, तो आप पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हो। कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टिश्यू। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टिश्यू जो है इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप्स ऑफ सेल। हमेशा ध्यान रखना, ग्रुप्स ऑफ सेल से टिश्यू बनता है। टिश्यू ऐसे नहीं बनता, बहुत प्रोसेस है। सेल्स, कई सारे सेल्स मिला के टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यू से ऑर्गन बनता है, कई सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होगा उन सारे सिस्टम्स का। तो वो सारे जो सिस्टम्स है वो एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, ऑर्गेनिज्म के जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको देखरेख करता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ग्रुप्स ऑफ सेल, कई सारे सेल्स के ग्रुप से बनता है आपका टिश्यू। ग्रुप्स ऑफ सेल, इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप्स ऑफ सेल। ठीक है, अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये था, that can be of similar or different type। इसका मतलब आप समझे? that can be of similar type नहीं, similar और different type, इसका मतलब समझे नहीं होंगे आप लोग। चलिए मैं बताता हूं। जैसे बोला इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप्स ऑफ सेल, तो सेल्स जो है वो सिमिलर भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। दैट कैन बी ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप। फिर ऑल द सेल्स, अच्छा नहीं, दे आर ऑफ द सेम ओरिजिन, उनका ओरिजिन लेकिन सेम होगा, ओरिजिन जहां से वो ओरिजिन हो रहे, सो दे आर ऑफ द सेम ओरिजिन। They are of the same origin।
आई होप आपको 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि एक तो ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यू, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। सिमिलर और डिफरेंट टाइप के होते हैं और इनके सेम ओरिजिन होता है। ऑल द सेल्स, चौथा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑल द सेल्स, सारे जो सेल्स हैं, ऑल द सेल्स ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यू, ऑल द सेल्स ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यू परफॉर्म सेम फंक्शन। एक पर्टिकुलर टिश्यू का जो सारे सेल्स होते हैं वो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यही चीज मैं लिखा हूं, देख लीजिए कि पर्टिकुलर टिश्यू, कोई भी एक टिश्यू मान लो यहां पर है, यहां एक टिश्यू है, उसमें कई सारे सेल्स हैं, तो वो सारे जो सेल्स है वो सभी जो है क्या करते हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक ही। ऑल द सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर टिश्यू परफॉर्म सेम फंक्शन। आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। So these are some characteristic features of tissue through which we can identify that whether it is tissue or not. But how can we identify? We can't see tissue. We can't see cell because cell is a very small unit. But we can see tissue. We can see tissue with the help of microscope. But tissue is a very important unit of our body. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मतलब कई सारे सेल से टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यू से ऑर्गेन्स बनता है, कई सारे ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अच्छा ये सब क्या है, ये जो मैं बोल रहा हूँ एक चेन बन गया, ये चेन क्या है, ये चेन जो है एक फंक्शन के अंदर आता है। अब कुछ टिश्यू के फंक्शन है, कुछ टिश्यू के फंक्शन भी तो होते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। ये जो टिश्यू होता है, अभी मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया, उसका मेरा कारण ये था कि ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, आपको बहुत पूछता है, डिफाइन टिश्यू। अब क्या होता है, इस क्वेश्चन को दे देता है 2 मार्क्स में, तो आप लोग क्या सोचते होंगे, टिश्यू तो बस सिमिलर और डिफरेंट टाइप का हो गया, सिमिलर और डिफरेंट टाइप का हो गया, ग्रुप ऑफ सेल से बन गया, यही लिख दोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, इतना भी काफी नहीं है 2 मार्क्स लिखने के लिए। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, और चारों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को सेंटेंस में ही लिखना पड़ेगा, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, क्योंकि डिफाइन जब जोड़ दिया है तो आपको पॉइंट वाइज लिखने की जरूरत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, पॉइंट्स लिखना है, जैसे कि ग्रुप्स ऑफ सेल्स से बनता है, दूसरा आप लोग लिखना दैट कैन बी ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप, तीसरा आप लोग लिखना दे आर ऑफ द सेम ओरिजिन, चौथा आप लोग लिखना क्या, ऑल द सेल्स ऑफ पर्टिकुलर टिश्यू परफॉर्म सेम फंक्शन। पर्टिकुलर टिश्यू के जो सारे सेल्स होते हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब भी डिफाइंड टिश्यू बोले तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फंक्शंस ऑफ टिश्यू। फंक्शंस ऑफ टिश्यू। टिश्यू का क्या फंक्शन है, टिश्यू के कई सारे फंक्शन है, 3 बता रहा हूं, बड़े इंपॉर्टेंट, वही तीनों याद रखो। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल एक सेल, इंडिविजुअल को एक बोलते हैं ना, तो एक ओनली वन, तो इंडिविजुअल सेल इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड होता है, और एक और शब्द लिख लीजिए डिक्रीज्ड, और वाला भी तो याद रखना है। ये कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आया, ये पल्ले नहीं पड़ा, नहीं पल्ले नहीं पड़ा, पल्ले जरूर पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों का रिवीजन जो चल रहा है, ये आपको बताया होगा स्कूल में। चलो मैं बता रहा हूं क्या है इसका कहने का मतलब। देखो, इंडिविजुअल सेल इज वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल इज रिड्यूस्ड एंड डिक्रीज्ड, the tissue, the whole tissue is work on
division of labor. It is a process. Now I am going to explain this. In your school you have teachers obviously of different subjects. They have different opinion about you, like that. मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका जो एक टीचर है, क्लास टीचर है, बहुत आपको पसंद करता है, वो मानता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप अच्छा स्कोर करते हो, तो उसको लगेगा कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। लेट्स सपोज साइंस का टीचर को लगेगा आपको बहुत अच्छा साइंस का नॉलेज है। म्यूजिक के टीचर, अच्छा म्यूजिक के टीचर को गाना बहुत अच्छा लगेगा। तो क्लास टीचर वाला पकड़ लो कि क्लास टीचर आपका मैथ्स टीचर है, तो उसको पता है, उसको लगेगा कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है। अलग अलग टीचर का आपको लेके अलग अलग ओपिनियन है कि नहीं? लेकिन यहां ओपिनियन का बात नहीं है। आपने, आपके जैसे और भी कई सारे बच्चे, उनको लेके भी टीचर्स का अलग अलग ओपिनियंस है कि नहीं? तो ये जो सारे बच्चे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, वो मीन्स ऑल टुगेदरली स्कूल का ही नाम बना रहे, फेम बना रहे, फिर स्कूल के काम को आसान कर रहे हैं। तो सभी अलग अलग काम पे एंगेज है। आपको अगर बोले कि तुम ही गाना गा लो, तुम ही पढ़ लो, तो ऐसे नहीं होगा। वो सभी को कुछ ना कुछ डिवीजन दिया जाता है, ठीक है? तो इसी तरीके से टिश्यू में भी होता है कि मतलब बहुत सारे सेल्स है, अब एक सेल को सारा काम नहीं दिया जाता, अलग अलग सेल को अलग अलग काम दिया जाता है, असाइन किया जाता है। दैट इज वाई जो वर्कलोड होता है इंडिविजुअल सेल का, वो कम जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर सेकंड में आप लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम सेल्स टिश्यू इज फॉर्म, फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ टिश्यू द ऑर्गन्स आर फॉर्म, फ्रॉम group of organs organ system formed, ultimately from organ system organism formed. Like that a organism is structured or formed, बनता है ऐसे ही ऑर्गेनिज्म, हवा में नहीं बन जाता। तो आप लोग को जो मैंने बोला जैसे सेंटेंस में, इसको आप सेंटेंस में लिखना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कीवर्ड्स में, जैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से कई सारे टिश्यू से ऑर्गन्स बनता है, कई सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, कई सारे ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म बनता है। ये दो फंक्शन हो गए। चलिए आप लोग इसको कर दीजिए नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी करना है मेरे को भी। आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। मैंने जो बताया, थोड़ा सा मैं शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। मैंने बोला ओपिनियन अलग अलग है, बात ओपिनियन का नहीं है, बात है कि सभी को अलग अलग टास्क असाइन किया जाता है। एक ही पर्सन सारे टास्क कर नहीं सकता ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो एफिशिएंटली सिस्टम काम नहीं करेगा। तो सिस्टम के एफिशिएंट वर्किंग को ध्यान में रखते हुए, मतलब या स्कूल के एफिशिएंट, वहां पर स्कूल था, यहाँ पर सिस्टम, टिश्यू के लिए सिस्टम, तो सिस्टम के एफिशिएंट वर्किंग को ध्यान में रखते हुए सभी को अलग अलग टास्क असाइन किया जाता है। तो यहाँ पर सेल्स के भी केस में वही होता है। तीसरा फंक्शन है, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, जो अभी मैंने बोला, एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम को इंक्रीज कर देता है। तो यही है तीन फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, तीन ही बताना था। तीन फंक्शंस है ये, अगर आप एग्जाम में लिखोगे, मान लो आपसे पूछ लिए फंक्शन ऑफ टिश्यू, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं? अब देखो, टिश्यू जो है वो दो टाइप्स आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। मैंने टिश्यू का जो मोटी जो चीज है, मोटा और मोटी जो चीज है, यानी कि जो बहुत भारी भी नहीं है, बहुत हल्का भी नहीं है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे 1-2 मार्क्स का एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट पूछ सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। टिश्यू जो है एक पीटी में डिवाइड है और एक एटी में डिवाइड है, जो आपको पढ़ना है। पीटी मींस प्लांट टिश्यू, पूरा लिख दो। एटी मींस एनिमल टिश्यू, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू,
प्लांट टिश्यू के डिविजन्स अभी मैं दिखाऊंगा फ्रेशली, और एनिमल टिश्यू का डिविजन्स भी दिखाऊंगा। अगर आज हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता तो आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा। चलिए आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो टिश्यू जो है दो टाइप्स में डिवाइडेड है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ठीक है, ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां 8 तारीख लिखा है, इसको 11 तारीख करना पड़ेगा ना, 11 है, 11/2/26। चलिए अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशंस। प्लांट टिश्यू, मत बनाओ इसे इश्यू। कैसा लगा, मजा आया ना? तो देखो डिवाइडिंग एबिलिटी के बेसिस पे भी प्लांट टिश्यू पहले दो टाइप्स में डिवाइडेड है, दो भाग है प्लांट टिश्यू के। वो डिवाइडिंग एबिलिटी एक फंक्शन है, डिवाइडिंग एबिलिटी भाग होने का फंक्शन, मतलब डिवाइड करने का, मतलब वो एक है दो है तो और डिवाइड होगा, और दो, फिर और दो, इस टाइप से डिवाइड होगा। तो ये जो डिवाइडिंग एबिलिटी है उसके बेसिस पे दो है। अब एक का है एक का नहीं है, वो क्यों है क्यों नहीं है, उसके पीछे भी हाथ है किसी का, वो मैं बता रहा हूं आस्ते आस्ते। तो बेस्ड, धीरे धीरे, ठीक है, बेस्ड ऑन डिवाइडिंग एबिलिटी, उसके बेसिस पे दो है। क्या है? एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि आपको ज्यादा कोई टाइप्स नहीं पढ़ने, बस 3 पढ़ने, तो ये कोई सरदर्द नहीं है, ये कोई टेंशन नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यहां ऊपर लिख दीजिए लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पर आपको 3 पढ़ना है। एपिकल नंबर 1, या रोमन नंबर दे दीजिए एपिकल, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं एपिकल इंटरकैलरी, इंटरकैलरी। एंड थर्ड आपको पढ़ना है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल, लेटरल मेरिस्टेम। ये 3 पढ़ना है, एपिकल इंटरकैलरी लेटरल, एपिकल इंटरकैलरी लेटरल। और बताओ, चलो अब आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स। नाम ऐसा क्यों पड़ा आप लोगों ने सोचा है? सिंपल जो है एक ही सेल से बनता है, सेम टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स कैसे नहीं है, कॉम्प्लेक्स अलग अलग सेल से बनता है। तो दैट इज व्हाई ये डिफरेंट सेल्स, दैट इज व्हाई इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, डिफरेंट सेल्स। ब्रैकेट में लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ मत दीजिए, सब कुछ लिखिए। सिंपल का क्या है? सेम टाइप ऑफ सेल्स। यहां डिफरेंट सेल्स, वहां पर डिफरेंट सेल्स था कॉम्प्लेक्स में, सिंपल में है सेम टाइप ऑफ सेल्स। चलो बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल के फिर 3 टाइप्स है। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, अच्छा यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, छोड़ो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ये पैरेन्काइमा वाला मिटा रहा हूं, इसको मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वाले में मिटा के। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सिंपल एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मेरा मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल जो है सेम टाइप ऑफ सेल से बनता है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। ठीक है, ठीक है, चलो इसको मिटाया जाए।
हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे सिंपल में, सिंपल में थे और सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स किसका है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका नहीं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स था उसका, परमानेंट का। तो परमानेंट का कॉम्प्लेक्स परमानेंट का, ठीक है? नहीं नहीं, परमानेंट टिश्यू का ही था सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जिसके और टाइप्स मैं बताने जा रहा था। मैं भी यार कमाल करता हूं, मैं अभी बताया, मैं ही भूल जा रहा हूं। तो परमानेंट टिश्यू का जो है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे है, ठीक है? तो ये जो सिंपल है वो 3 टाइप पे है, दैट इज पैरेन्काइमा, बहुत जन चाइमा बोलते, दैट इज नॉट चाइमा, दैट इज काइमा, पैरेन्काइमा। कुछ लोग बड़ा मिसकंसेप्शन पाल के रखते हैं, जैसे सी से शुरू होता है, चिटिन बोलते हैं उसको, जो फंगी का जो सेल वॉल कंपोजिशन है, दैट इज नॉट चिटिन, दैट इज काइटिन, दैट इज काइटिन। तो सिंपल का एक पैरेन्काइमा है, एक कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन, स्क्लेरेन काइमा है। फिर कॉम्प्लेक्स के जो है, कॉम्प्लेक्स के 2 है, एक है जाइलम, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम को क्या बोलते जानते हो? वुड, जाइलम को बोलते वुड, और फ्लोएम को बोलते बास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम को बोलते वुड, फ्लोएम को बोलते बास्ट। जाइलम के 4 एलिमेंट्स भी आपको पढ़ने हैं, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। पूरा लिखिए, पैरेन्काइमा यहां लिखा हुआ है, इसको कॉपी करिए, पहले लिखिए जाइलम, जाइलम लिखिए, फिर पैरेन्काइमा। मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए छोटा लिख रहा हूं, एक्सपी, जाइलम पैरेन्काइमा। फिर एक एलिमेंट है जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, या फिर जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा लिखो। ये स्क्लेरेनकाइमा, यहां पर जाइलम, तो पहले जाइलम लिखो फिर स्क्लेरेनकाइमा। तो एक्सपी जाइलम पैरेन्काइमा, एक्सएस जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। तीसरा है ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स, और चौथा है ट्रैकिया। जिसको सबसे पहले रखना चाहिए उसी को मैंने लास्ट में रखा, कोई बात नहीं, समझने में आसान होगा। ट्रैकिया, ट्रैकिड्स, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम। फ्लोएम के 4 है, फ्लोएम के भी एलिमेंट्स 4 है, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, कंपेनियन, कंपेनियन सेल। फिर इसमें भी है फ्लोएम पैरेन्काइमा, पीपी, पैरेन्काइमा यहां लिखना, फ्लोएम पहले लिखना, फिर लिखना, फिर से फ्लोएम को पहले लिखना, फिर लिखना स्क्लेरेनकाइमा। तो पीएस, पीपी और पीएस, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। सो ये है 4 एलिमेंट जाइलम के, 4 फ्लोएम के। जाइलम को वुड भी बोलते हैं, फ्लोएम को बास्ट भी बोलते हैं। सिव ट्यूब के बारे में मैंने कुछ बताया था सेल चैप्टर में, याद है कि नहीं? एक्सेप्शंस, न्यूक्लियस का एक्सेप्शंस, कि न्यूक्लियस एब्सेंट किसमें है? तो प्लांट में सिव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट in plant in the case of sieve tube cells. Dikaryon organism, I had also talking about dikaryon organisms in my cell video. So अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप एक बार उससे गो थ्रू कीजिए। तो फिजिक्स के भी पढ़ा चुका हूँ 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का भी एक पढ़ा चुका हूँ, और बायोलॉजी का भी एक पढ़ा चुका हूँ, सेल। तो उसके लिए बहुत वीडियोस भी लिए थे, लेकिन आपका बेसिक्स भी क्लियर कर दिया था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए एक बार, अगर नहीं लिया तो ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं।
लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि जो सिंपल है उसमें भी तो कुछ टाइप्स है, दैट आर आल्सो टाइप्स मॉडिफिकेशन, वो बताऊंगा। जो क्लोरीन काइमा है कि नहीं, एरेन काइमा, यही सब तो बताने की आप कोशिश कर रहे होंगे, तो वो भी है, वो मैं बताऊंगा। क्लोरीन काइमा जो क्लोरोप्लास्ट रखता है, फोटोसिंथेसिस जिसका फंक्शन है, एरेन काइमा जो जिसके बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट हो, सब बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मैं फीचर्स डिस्कस कर रहा हूं, डायरेक्ट फीचर्स। तो फीचर्स से ही आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी क्लियर हो जाएगा क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फीचर्स, एक स्ट्रक्चर बना देता हूं रफली, एक स्ट्रक्चर भी बना देता हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो, ध्यान से देखना, एकदम गौर से, नहीं नहीं ये नहीं, सर्कल बनाता हूं, ये एक सर्कल है, ठीक है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है। तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं रफली बना रहा हूं ना, इसलिए ऐसे कोई इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें नहीं होता है। इसमें स्पेस नजर आ रहा होगा आपको, तो स्पेस एकदम नहीं होता, ध्यान रखना, इसमें कोई स्पेस नहीं होता। तो इस टाइप से और भी है। तो जनरली क्या होता है, इन सभी के बीच में कुछ गोला सा होता है, गोला सा, गोला क्या होता है बना दे दो फिर बताओ। ये बीच में होता है, ये बीच में जो होता है, इट इज नोन एज न्यूक्लियस। पढ़े हो कि नहीं, पढ़े हो कि नहीं, सेल चैप्टर में बताया था, बड़े बड़े अच्छे से बताया था, लेकिन याद रखना, फीचर्स बताया था, फंक्शन बताया था, डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, सब बताया था। ये जो है इसका सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल। और ये वाला पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। अब देखो फीचर्स देख लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। एक पहला फीचर क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, बताओ, पहला फीचर क्या है, बताओ, क्या आप लोगों को आइडिया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो पहला फीचर है वो है हर एक सेल, ईच सेल हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म। वाह, याद है क्या आपको, ये पॉइंट सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, यही पॉइंट लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। ये एक पॉइंट कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है हर एक सेल का, हर एक, यहाँ पर कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके है, कई सारे सेल्स हैं, हर एक सेल का एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है, समझे, इसलिए ईच सेल बोला। दूसरा पॉइंट लिखना, ईच सेल हैज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी है, देखो डायग्राम में भी बनाया हूं, देख लो, जो रफ डायग्राम अभी बनाया, न्यूक्लियस मार्क करवा दिया ना एरो से। तीसरा है, each cell has a dense cytoplasm, each cell has a prominent nucleus। तीसरा है each cell has a thin cell wall, that is made up of cellulose, जो कि सेलुलोज से बना हो, जो किससे बना हो, सेलुलोज से। हर एक सेल का थिन सेल वॉल होता है, थिन यानी पतला सेल वॉल होता है जो कि सेलुलोज से बना होता है। फिर देखना, इसका कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, मैंने उसी वक्त बताया था, इसलिए फिगर भी थोड़ा सा गलत बन गया है, मतलब यहाँ पर भी जो है कुछ ना कुछ होगा सेल, यहाँ पर भी बीच में सेल्स है, बना नहीं पाया वो बात अलग है, ठीक है।
यहां पर भी सेल है। तो ये जो सेल्स है, जो सेल्स है उनके बीच में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, ये जो सेल्स है इनके बीच में कोई गैप नहीं, कोई स्पेस नहीं, तो इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। सो नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो ये 4 पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखना। इसमें यहां ऐसे करके स्टार टाइप का मार दिया, 4 पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो इनमें से कुछ लिखा आपने तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूछता है, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, नो वैक्यूल, वैक्यूल भी जनरली नहीं होता है, इफ प्रेजेंट, प्रेजेंट हो भी सकता है, लो दोनों ही है, इफ प्रेजेंट नॉट सो प्रोमिनेंट। तो लैंग्वेज को समझने का कोशिश करो, लैंग्वेज को समझने का कोशिश करो, जो मैं लिख रहा हूं कि वैक्यूल जनरली नहीं होता, अगर होता है तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, छोटा होता है बोल के ही प्रोमिनेंट नहीं होता। 6 पॉइंट इसके ज्योमेट्री के ऊपर है, दैट इट इज आइसोडायमेट्रिक। इसका ज्योमेट्री कैसा है? इट इज आइसोडायमेट्रिक, आइसोमेट्रिक, कहीं कहीं आइसोमेट्रिक भी है, कहीं कहीं आइसोडायमेट्रिक भी है, सो दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है। तो ये 6 पॉइंट अभी के लिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि इतना ही जगह है। 6 के 6 पॉइंटों को आप क्या कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, बुलेट देके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6 पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्ट्रक्चर को भी मिटा दे रहा हूं। फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब एक और रह गया है जो कि उसका फंक्शन है, फीचर भी है फंक्शन भी है। तो मैं उसको अभी फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका जो लिखा हुआ है, मान लो पेज में जगह नहीं है तो पेज पलट लो, 7th पॉइंट लिखना, क्योंकि वो 7th मैं अभी आपको लिखवाने जा रहा हूं। 7th पॉइंट लिखना, वो अभी तक खत्म हुआ नहीं क्योंकि मैंने फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिटा दिया। 7th फीचर क्या है? दे हैव द एबिलिटी, इसके पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी भी लिख सकते हो। दे हैव द एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली डिवाइड, लगातार डिवाइड करने का एबिलिटी है, टू कंटिन्यूअसली डिवाइड कंटिन्यूअसली का जो है एबिलिटी है। हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये 7 फीचर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आपको जो है याद रखना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। चलिए अब एक चीज मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट टिश्यू जाने से पहले एक चीज बता देता हूं, डिफरेंशिएशन, ये क्या चीज है? सो इट इज अ प्रोसेस, लिखना, इसको लिखना जरूर, बुलेट देके लिखना, इसलिए मैंने बुलेट दे दिया। इट इज अ प्रोसेस इन विच a cell loses the capability of division. It is a process in which a cell loses the capability of division, takes a क्या कर लेता है? takes a permanent शेप ले लेता है, साइज ले लेता है, शेप, साइज और कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, टेक्स अ परमानेंट शेप, साइज, एक परमानेंट शेप ले लेता है, एक परमानेंट साइज ले लेता है, और परफॉर्म मतलब परफॉर्म करता है, कुछ परफॉर्म करता है, परमानेंट पर्टिकुलर फंक्शन, तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन कब होता है?
जब ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। अब अनडिफरेंशिएटेड क्या क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसका क्या है काम? दे हैव द एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली डिवाइड करने का एबिलिटी है। अब डिवाइड करते करते कुछ सेल जो है एकदम परमानेंटली उसको कर, मतलब डिवीजन जो है वो लूज कर देते हैं परमानेंटली। कुछ कुछ अभी भी मेरिस्टेमेटिक ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ जो है लूज करते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं? एक परमानेंट शेप ले लेते हैं। परमानेंट शेप जो है वही एक परमानेंट साइज हो जाता है उनका, जितना साइज है, और अभी एक ही पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो यही डिफरेंशिएशन है। तो पहले क्या वो डिफरेंशिएशन थे? नहीं, पहले वो क्या थे? अनडिफरेंशिएटेड। तो पहले थे वो मेरिस्टेमेटिक, तो वो हो गए अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड, तो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर तन्हा दिल। चलिए, बीच बीच में एंटरटेन करना पड़ता है। तो इसी से हमने क्या खत्म कर दिया? क्या खत्म किया अभी? हाँ, डिफरेंशिएशन को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन के बाद एक प्रोसेस बता रहा हूं जो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए याद रखना। जैसे पहले क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड, तो वो क्या करता है? फिर वो डिफरेंशिएशन करता है, तो उससे क्या होता है? वो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनता है। मेरिस्टेमेटिक से वो कैसा टिश्यू बन जाता है? परमानेंट टिश्यू। सो पहले अनडिफरेंशिएटेड था तो उससे डिफरेंशिएटेड हुआ। अब डिफरेंशिएटेड से क्या हुआ? डिफरेंशिएटेड से क्या हुआ? अभी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, अनडिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन, फिर वो हुआ डी डिफरेंशिएशन, फिर उसमें हुआ डी डिफरेंशिएशन। मतलब अब उसने फिर से जो है डिफरेंशिएशन प्रोसेस को हटा दिया, फिर से उसने डिवीजन शुरू कर दिया, तो वो फिर से परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन गया। अब मेरिस्टेमेटिक से अगेन वो परमानेंट बनेगा, तो डी डिफरेंशिएशन बन जाएगा री डिफरेंशिएशन। तो ये चार जो की प्रोसेसेस को लिख लो, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, चार स्टेप लिख लो। अब देखो, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। ये है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू अब डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यू जो है उसको मैं नहीं बता रहा, वो जब मैं आपको जाइलम और फ्लोएम पढ़ाऊंगा तो आप, अच्छा एक सेकेंड, परमानेंट टिश्यू नहीं, ये थोड़ा जल्दी आ गया मैं परमानेंट में, स्किप क्यों कर रहा हूं मैं, स्किप कर दे रहा हूं मैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अब मैं टाइप्स को डिस्कस कर रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके टाइप्स को डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से सुनना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पहला टाइप है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम लोकेशन के बेसिस पे तीन बताया था, याद है कि नहीं? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। आप लोगों को याद ही रहेगा, आप लोग का याददाश्त जो है बहुत स्ट्रांग है। सो एपिकल मेरिस्टेम जो है ये कहां प्रेजेंट है? सो इट इज प्रेजेंट इन द एपेक्स। एपेक्स भी बोलते हैं, टिप भी बोलते हैं, दोनों ही सही नहीं है, मतलब दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है। एपेक्स में प्रेजेंट है। मान लो ये फिगर है, ये जो पार्ट है शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट है इसका टिप, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम, एम लिख दे रहा हूं। इट इज प्रेजेंट इन एपेक्स ऑफ रूट में या फिर शूट में, रूट और शूट ये प्रेजेंट है एपेक्स ऑफ रूट और शूट में। इट इज प्रेजेंट इन दी एपेक्स ऑफ रूट और शूट। इट इज प्रेजेंट इन दी एपेक्स ऑफ रूट और शूट। इट हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ
इट हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट में मदद करता है। प्राइमरी ग्रोथ यानी कि सेल एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन में मदद करता है। इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करने में, मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर का है और 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो 10 प्लस 5 15। तो ये जो लेंथ में बढ़ रहा है, ये विड्थ में नहीं बढ़ रहा, विड्थ होता तो ये वाला बढ़ता, ये वाला बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते जानते हो? ये जो है आपका है, इसको क्या बोलते हैं? हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो लेंथ बढ़ने में मदद कर रहा है सेल एलोंगेशन। तीसरा है, तीसरा पॉइंट आपको लिखा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, दैट एपिकल मेरिस्टेम का तीसरा पॉइंट है द मेरिस्टेमेटिक रीजन। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, एक एरिया है, एक रीजन है, इज कवर्ड, कवर्ड यानी कि कवर्ड मतलब घेरा हुआ है, कवर्ड, कवर्ड फ्रॉम या कवर्ड बाय रूट टिप, नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, कवर्ड बाय रूट कैप, बाय या फ्रॉम कुछ भी लिखो, लेकिन इसको तो एप्रोप्रिएट लिखना है। ये क्या है? रूट कैप, रूट कैप से कवर्ड है। अब देखो, अब सवाल कैसे बनता है, देखो मैं बता रहा हूं। ये जो है आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूट कैप जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, एक सेकेंड बता रहा हूं। यहां पर प्लांट है, मतलब प्लांट के तो कुछ रूट्स होंगे, तो ये जो रूट का जो टिप है, टिप में रूट कैप होता है। मान लो अभी रूट को मैंने सीधा बना दिया, तो सीधा में रूट हेयर, रूट हेयर कुछ निकला होगा, एकदम ऊपर में होता है रूट कैप। तो रूट कैप क्या होता है? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो ग्रोथ में मदद करता है। मान लो रूट कैप हटा दिया तो ग्रोथ भी नहीं होगा, ना ग्रोथ होगा ना प्रोटेक्शन होगा, तो बार बार वो क्या होगा? सॉइल से लगेगा। तो देखो, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताओ मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ ही सकते हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों का है, ठीक है। कुछ बता रहा था मेरे को आप लोगों को, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे शायद। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताया हूं, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना, ये जो 3 पॉइंट्स है, क्योंकि अभी नहीं तो कब याद रखोगे। चलो, एक यूसुफ भाई है, यूसुफ राजा जी, उन्होंने कमेंट किया था कि बोर्ड अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो उस हिसाब से आज मैंने फोन को सेट किया है। तो अभी यूसुफ भाई अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को, या जब भी देखेंगे, तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, कि व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं, एज बिकॉज ये तो मेरे वीडियो को सभी लोग देख रहे होंगे, so that is why. Now I am going to discuss the second type of meristematic tissue, that is intercalary meristem. That is intercalary meristem. ये कैसा है मेरिस्टेम? है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका भी सेम फंक्शन है जो अभी मैंने आपको बताया, किसमें बताया? एपिकल में, कि ये भी इंक्रीज इन लेंथ में मदद करता है, एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन में मदद करता है, तो वो तो लिखा हुआ ही। और इसका पॉइंट है, ये इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम में प्रेजेंट है, इंटरनोड्स ऑफ शूट और रूट, so it is present in internodes, it is present in internodes of root and shoot, इसमें क्या है? प्रेजेंट है इंटरनोड्स में। सेकेंड पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे? सेकेंड क्या लिखोगे? इट हेल्प्स इन इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करता है, लेंथ, या फिर सेल एलोंगेशन। सेल एलोंगेशन में मदद करता है
और इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है। इंटरनोड्स याद है कि नहीं, जैसे ये प्लांट है, ये इसका लीफ है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं इंटरनोड, नोड, इंटरनोड। ये तो पता हो गई आप लोगों को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता दिया हूं इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। 2 पॉइंट ही याद रखने, ज्यादा आपको रखना नहीं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए लेटरल मेरिस्टेम, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। लेटरल मेरिस्टेम लिखा हुआ है। लेटरल मेरिस्टेम क्या है? ये जो है बाकी जो 2 मेरिस्टेम आप लोगों को पढ़ाया उससे टोटली डिफरेंट है, उससे टोटली डिफरेंट है। व्हाई? एज बिकॉज इट्स फंक्शन इज डिफरेंट, इट्स लोकेशन इज डिफरेंट। तो प्रेजेंट है कहां ये? इट इज प्रेजेंट इन द लेटरल साइड ऑफ रूट एंड शूट। लेटरल मतलब कि जैसे ये प्लांट, अरे यार, जैसे कि ये आपका प्लांट है, ये वाला जो हिस्सा है ये इधर पर प्रेजेंट है आपका लेटरल मेरिस्टेम, एलएम, एलएम लिख दे रहा हूं। तो लेटरल साइड में प्रेजेंट है कि नहीं? लेटरल साइड में प्रेजेंट है लेटरल मेरिस्टेम, और इसका मेन फंक्शन होता है विड्थ इंक्रीज करने में, इंक्रीज इन विड्थ। ये बढ़ता है, देखो अभी ये जैसे इतना है, ये इतना हो जाएगा, तो इंक्रीज इन विड्थ, इट हेल्प्स इन इंक्रीज इन विड्थ। आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको एक बार बना भी सकते हैं थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए। लेटरल साइड में प्रेजेंट है, फंक्शन क्या है? इंक्रीज इन विड्थ। चलिए नाउ पहला पॉइंट है, इट इज प्रेजेंट इन दी lateral sides of root and shoot. It is present in the lateral sides of root and shoot. दूसरा पॉइंट देखो, एक सेकेंड, lateral sides of root and shoot. It helps in increasing width of किसका width? प्लांट का width of plant। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो मैंने टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म कर दिया। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए टाइप्स को भी मिटा देता हूं सबसे पहले, और इसको भी मिटा देता हूं। समझा भी दिया हूं, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर सकते हैं, कि लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है और विड्थ को बढ़ाने में भी मदद करता है, वो दोनों लेंथ में, ये विड्थ में। लेटरल मेरिस्टेम के 2 टाइप भी होते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, एक होता है कॉर्क कैम्बियम और एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, उसको लिख लीजिए, मैं अभी बोल रहा हूं बस, ठीक है, ओरली बोल दे रहा हूं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए बुलेट देके। दैट लेटरल मेरिस्टेम इज ऑफ 2 टाइप्स या आर ऑफ 2 टाइप्स। कॉर्क कैम्बियम, CORKCAMBIUM, कॉर्क कैम्बियम है। वैस्कुलर कैम्बियम, VASCULARCAMBIUM, वैस्कुलर कैम्बियम। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस परमानेंट टिश्यू, बट मैं परमानेंट टिश्यू के फीचर्स नहीं दिखाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके फीचर्स दिखाने की अलग से जरूरत नहीं है, आपको जाइलम और फ्लोएम से ही पता चल जाएगा, जो इसके 2 टाइप्स है। जाइलम, फ्लोएम, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? जो 7 में पढ़े वही 9 में पढ़ रहे हो। जाइलम फ्लोएम के बारे में 7 में भी पढ़े हो आप लोग, टिश्यू 7 में भी पढ़े हो जाइलम और फ्लोएम। यहां पर इसका थोड़ा सा वाइड, थोड़ा सा लार्ज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा वाला पढ़ोगे।
तो यही मैं बताऊंगा, ठीक है। परमानेंट टिश्यू जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, it is also known as vascular tissue, वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं इसको, या फिर इसे कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, और कंडक्टिव टिश्यू। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, एज बिकॉज इट हेल्प्स इन कंडक्शन प्रोसेस। अब कंडक्शन क्या होता है, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। It helps in conduction process. So conduction process means transport from one place to another, one cell to another cell. एक सेल से वो दूसरे ऑर्गन्स तक, दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स तक पहुंचाता है, यही है कंडक्शन, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं। अब मैं डिस्कवरी बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, क्योंकि जेवियर बिचेट के बारे में भी बता चुका हूं अभी। जाइलम का जो है टर्म किसने दिया था, आप लोगों को पता है? जाइलम टर्म किसने दिया था? जाइलम टर्म को दिया था कार्ल एक थे मार्सेलो मालपिगी और एक थे कार्ल जो थे वो कुछ थे, ठीक है। तो उन्होंने डिस्कवर किया था, मैंने मतलब टर्म को जो दिया था 1858 में। अच्छा ये जो है थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, कार्ल तो है ही पक्का, आप लोग इसको सर्च करना, कुछ आप लोग भी सर्च करिए, ठीक है, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो कार्ल कुछ था, फिर जाइलम ने जो है वो उसके स्ट्रक्चर को, एक स्ट्रक्चर भी तो होता है कुछ ना कुछ, 1675 में एक व्यक्ति ने दिया था जिसका नाम था मार्सेलो मालपिगी। मार्सेलो मालपिगी, इसके नाम को एकदम याद कर लिया हूं, मार्सेलो मालपिगी। फिर एक हार्दिक नाम के आदमी थे, हार्दिक, ये वो हार्दिक नहीं है जिसको आप लोग टीवीज में क्रिकेट में देखते हो, हार्दिक पांड्या, दैट इज वो हार्दिक नहीं है, हार्दिक HARDIC। तो वो जो हार्दिक है उसने फ्लोएम के सीव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, फ्लोएम के सीव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए ये लिख लीजिए, इसका जो है मार्सेलो मालपिगी ने स्ट्रक्चर दिया था 1675 में, कार्ल डैश, वो आपका टास्क है, वो डैश खोजिए, 1858 में टर्म को दिया था। चलिए चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ले लिया, ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूं, टास्क को जरूर कर लीजिए, जो जो टास्क मैं देता हूं आई होप आप लोग करते होंगे, कुछ ना कुछ सवाल उसी से आ जाएगा, तो आप लोगों के लिए केक वॉक है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आ जाए तो लिख तो नहीं सकते ही हो आप लोग। चलिए जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस मैं आपको पढ़ा देता हूं, डिफरेंस से ही मैं आप लोगों को जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा ना, डिफरेंस बता दूंगा तो उसके फीचर्स, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अच्छा मैंने जो है सिंपल टिश्यू को स्किप कर दिया, सिंपल टिश्यू को मैं इसके बाद बता दूंगा, ठीक है। सिंपल टिश्यू जो पेरेंकाइमा, कोरेंकाइमा, स्टेरेंकाइमा, डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना। जाइलम, देखो ध्यान से सुनना, मैंने एलिमेंट्स इसके बोले थे, तो एलिमेंट्स जो है मेड अप ऑफ डैश 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 डैश, ये बोला था कि नहीं? देखना एकदम लेक्चर का जो स्टार्टिंग है, जब मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा था प्लांट टिश्यू का, क्लासिफिकेशन बता रहा था, उसमें मैंने लिखा था कि जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, मतलब लिखा नहीं था, वो 4 एलिमेंट्स के नाम लिख दिए थे, उसको यहां पर लिख देना, ये आप लोगों का टास्क रहेगा। कॉपी का वो पेज पलटना मत, वो पेज पर मत पलटना, चीटिंग हो जाएगा। आप लोग क्या करना, ना लिख के लिखना है, प्रैक्टिस करना, आप लोगों को टर्म याद हो जाएगा। तो मेड अप ऑफ डैश 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 एंड डैश, तो वो चारों लिख देने से एक पॉइंट आपको जाइलम का ऐसे मिल गया, तो वो लिख लेना, वो आपका टास्क रहेगा। फ्लोएम का मैं बता देता हूं, मेड अप ऑफ सीव ट्यूब,
सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये बताओ, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर फाइबर्स भी लिख सकते हो, फ्लोएम फाइबर्स भी लिख सकते हो। यह है जाइलम और फ्लोएम के पहले डिफरेंस। दूसरा क्या है? दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो जाइलम है उसमें सब जो है डेड है, ऑल आर डेड, सब मरे हुए हैं एक को छोड़ के, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग इन केस ऑफ जाइलम, और इसमें फ्लोएम में सारे जो है लिविंग है एक को छोड़ के, ऑल आर लिविंग मतलब समझ पा रहे हो, जिंदा, ऑल आर लिविंग एक्सेप्ट एक को छोड़ के। कौन है वो? दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। तो ये क्लास के ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल टीचर का बात नहीं सुनते, इसलिए इनका एक्सेप्शन है इन दोनों में, ऐसे याद रख सकते हो। तो फ्लोएम फाइबर्स इज डेड बट ऑल आर लिविंग। हियर इन केस ऑफ जाइलम ऑल आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। सो याद कर लो, ऐसे बोल बोल के, सोच के, है कि नहीं? याद करना आपके हाथों में है, वो टेक्निक्स मैं नहीं बता सकता आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि न्यूमोनिक्स से याद नहीं कर सकते आप लोग बायोलॉजी को, उसको याद करने के लिए बार बार पढ़ना होता है। जो आप करते ही हो, अभी रिवीजन कर रहे हो, मेरे को पता है 80 आउट ऑफ 80 आप सभी का सपना नहीं है, आप इस सपने को सच भी कर सकते हो। चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वो टास्क जरूर कर लेना जो दो मैं आपको दिया हूं, ठीक है? दो ही तो अभी तक दिया हूं, कुछ लास्ट में भी मैं देता हूं, ठीक है? वो सब होमवर्क मत समझना या कष्ट मत समझना, वो सब आपका प्रैक्टिस समझना। चलिए तीसरा पॉइंट जाइलम का तीसरा पॉइंट क्या होगा? फंक्शन क्या है? बहुत बचपन से आपको बताया है, बहुत बचपन से 7-6 से आप लोग पढ़ रहे हो, अभी भी बता दे रहा हूं। कंडक्शन में मदद करता है दोनों ही, लेकिन ये जो है वाटर मिनरल्स का, फ्लोएम जो है फूड का, समझ पा रहे हैं? फ्लोएम जो है फूड का, तो इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ H2O एंड मिनरल्स। अब H2O का मतलब मत पूछना, H2O इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O एंड मिनरल्स। और फ्लोएम जो है इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड के कंडक्शन में मदद करता है। जाइलम जो है उसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? एक ही डायरेक्शन की तरफ, एक ही, इधर उधर नहीं, एक ही डायरेक्शन, एक ही, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? इसका डायरेक्शन है यूनिडायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल। इसका मूवमेंट कैसे? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोएम डायरेक्शनल इज बाई डायरेक्शनल, दो तरफ, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी डायरेक्शनल। चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, शॉर्ट कर दीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेके। खत्म कर दिया मैंने जाइलम फ्लोएम। बहुत डर रहे थे आप इससे, नहीं ना? अरे नहीं है, हाँ बोलो। नहीं डर रहे होंगे आप लोग, बड़े ही कॉन्फिडेंट हो, मैं जानता हूं। चलिए इसको मैंने किया क्लियर। अब इसको क्लियर करने के बाद अब एक टॉपिक रह गया है सिंपल टिश्यू का, जिसमें आपको पढ़ना है पैरेन्काइमा,
सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा, कॉम्प्लेक्स 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 ही निकल जा रहा है, सिंपल कॉम्प्लेक्स एक साथ मिला दे रहा हूं, कोई बात नहीं, अभी मैं इसको लिखूंगा तो ये आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। ये क्या होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसका मैं कॉलम के फॉर्म में आपको सारे पॉइंट्स इसके बता दूंगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू, चलिए पैरेंकाइमा। इसका पहला पॉइंट किसके बेसिस पे लिखा हूं बताओ, किसके बेसिस पे? सबसे पहला पॉइंट जो है उसको मैं लिखाने जा रहा हूं आपका इसके बेसिस पे। लिविंग तो पता ही है आपको, ये लिविंग, ये लिविंग, ये डेड, ठीक है, वो सब छोड़ो, उसको मैं अभी छोड़ रहा हूं, और वो तो एकदम डायरेक्ट जंप कर रहा हूं मैं। लोकेशन भी बहुत बाद में, फंक्शन भी बहुत बाद में है। शुरुआत का जो पॉइंट था वो किसके बेसिस पे था? चलो ठीक है, जो याद आया बाद में बताऊंगा। जो आपका नेचर ऑफ सेल वॉल और डिपोजिशन का सेकंड पॉइंट, उसको मैं सेकंड पॉइंट लिखवाना था, तो पहला पॉइंट क्या ये होगा? पहला पॉइंट क्या होगा? इंटरसेल्युलर स्पेस, राइट राइट राइट, मिल गया, पता चल गया। इंटरसेल्युलर स्पेस, IS लिख दीजिए, उसके बेसिस पे पहला पॉइंट लिखा रहा हूं। पैरेन्काइमा में प्रेजेंट, पैरेन्काइमा में जो है इंटरसेल्युलर स्पेस जो है एकदम प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि इसमें नो डिपोजिशन। कोलेनकाइमा में इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा सिचुएशन है इसका, इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। स्केलेरेनकाइमा में एब्सेंट। क्यों एब्सेंट? वहां डिपोजिशन नहीं हो रहा था, लेकिन यहां तो हो रहा है भाई, ड्यू टू डिपोजिशन। अब सेकंड पॉइंट को साइड में लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल वॉल एंड डिपोजिशन, उसके बेसिस पे तीन लिख रहे हैं, नेचर ऑफ सेल वॉल एंड डिपोजिशन, तो वो लिखो। क्या है नेचर ऑफ सेल वॉल? पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमा का सेल वॉल है थिन सेल वॉल which is made up of cellulose, जो कि सेल्यूलोज से बना हो, which is made up of cellulose। अब बोला था सेल्यूलोज क्या होता है? सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ अ प्लांट सेल, याद होगा आप लोगों को। थिन सेल वॉल which is made up of cellulose, no deposition, there is no deposition, but here deposition होता है, यहां डिपोजिशन होता है। यहां क्या लिखोगे? thick cell wall and deposition of pectin in the corners, corners में deposition of pectin, पेक्टिन का जो डिपोजिशन है वो कॉर्नर में होता है, यहां पर लिग्निन का होता है, लेकिन यहां पर भी सेल वॉल थिक होता है, लेकिन यहां कॉर्नर नहीं होता, यहां एंटायर होता है पूरे सेल में। अभी देखो कैसे लिखूंगा, यहां पर क्या होगा? थिक सेल वॉल, बिल्कुल है वही चीज है, थिक सेल वॉल एंड डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ये सब क्या है? ये सब सेल वॉल मटेरियल है। लिग्निन आपका और भी बताया हूं, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब बताया हूं। थिक सेल वॉल, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन बस देखो, एंड डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, बस ये दो पॉइंट। चलिए काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? पैरेन्काइमा का एक पॉइंट लिखा दिया, प्रेजेंट, फिर नेचर ऑफ सेल वॉल। अब नेचर ऑफ सेल लिखाऊंगा, अब नेचर ऑफ सेल बताऊंगा। नेचर ऑफ सेल मतलब जिंदा है कि मरा है, ठीक है ना, वही चीज बता रहा हूं। तो ये क्या है? जिंदा है, लिविंग, ये लिविंग, ये डेड। अब लिविंग और डेड होने का फायदा मैं बता रहा हूं क्या है।
फायदा भी बता दे रहा हूं। ये जिंदा है बोल के बहुत फ्लेक्सिबल है पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा भी फ्लेक्सिबल है, कोलेनकाइमा कुछ ज्यादा ही है लिविंग लिविंग, लेकिन स्केलेरेनकाइमा डेड है बोल के हार्ड है। तो आप लोग नोटिस करना, जब आप स्केलेरेनकाइमा को चबाओगे, मतलब जो पल्प ऑफ फ्रूट में स्केलेरेनकाइमा में मैंने लोकेशन भी बता दिया, अब उसको जब चबाओगे तो कोई क्रैकिंग साउंड आएगा। सो दैट क्रैकिंग साउंड इज ड्यू टू स्केलेरेट्स एंड इट इज अ मॉडिफिकेशन और इट इज अ टाइप ऑफ स्केलेरेनकाइमा। सो डेड होने का ये भी एक फायदा है। चौथा मैं लिखा रहा हूं न्यूक्लियस के बेसिस पे, पैरेंकाइमा और कोलेनकाइमा दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्केलेरेनकाइमा में नहीं है। तो ये पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन स्केलेरेनकाइमा जो है इन दोनों से ही अलग है, और पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा स्केलेरेनकाइमा से अलग है। मतलब समझ पा रहे हो गया आप लोग, है कि नहीं? तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें भी लिखो प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मैं लिख नहीं रहा पूरा, आप लोग पूरा लिखे। अच्छा ये तो चौथा पॉइंट है ना, चौथा। और इसमें क्या है? एब्सेंट है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। 4 पॉइंट लिखा दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सभी में बुलेट दे दो। इंटरसेल्युलर स्पेस के बेसिस पे, सेल वॉल और नेचर ऑफ सेल वॉल और डिपोजिशन के बेसिस पे, फिर ये नेचर ऑफ सेल के बेसिस पे तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट न्यूक्लियस के बेसिस पे। आया कुछ दिमाग में? घुसा कुछ दिमाग में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आया होगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ कठिन नहीं है, कुछ टफ नहीं है, कुछ है ही नहीं कह सकते हो। बस सोचना है, नजरिया को बदलो, ठीक है? हर एक चीज को ना समझो कि नहीं आसान है, मैं कर लूंगा, आई एम द बेस्ट। ऐसा जब भी सोचोगे तो कुछ भी ऐसा आप लोगों के लिए कठिन नहीं रहेगा। अच्छा, पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा को मिटा ही दिया, फिर से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। वो 3 पॉइंट्स आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और फिर ले लीजिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप मत करिए। कोलेनकाइमा यहाँ था, है कि नहीं? और यहाँ क्या था? यहाँ था स्क्लेरेनकाइमा। एच समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है स्क्लेरेनकाइमा, पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा 4 पॉइंट लिखा दिया था। 5वां पॉइंट है वैक्यूल्स के बेसिस पे। वैक्यूल्स जो स्पेस बोला था ना, स्पेस, स्पेस होता है ना, तुम भी यार कमाल करते हो, भूल जाते हो। वैक्यूल जो है उसके 3 फंक्शन बताए थे सेल में, बड़े इंपॉर्टेंट, वो लिखोगे तो एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। बहुत क्वेश्चन पूछता है वैक्यूल के फंक्शन को लेके। टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, फिर क्या बोलता है, स्पेस देता है, मींस स्टोरेज में हेल्प करता है, सेल एलोंगेशन में मदद करता है, ठीक है? तो इसमें क्या करना, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, इसमें भी लिखना वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, लेकिन इसमें क्या है? एब्सेंट। चलो 5 पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट इसके बेसिस पे लिखा हूं। चलो अब लोकेशन के बेसिस पे लिखा था। पैरेंकाइमा क्या है? पैरेंकाइमा को काफी बार यूनिवर्सल टिश्यू कहते हैं। तो इट इज अ यूनिवर्सल टिश्यू। क्यों कहते हैं अभी बता रहा हूं। एज बिकॉज इट इज प्रेजेंट in all the soft parts of the plant के सारे सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इसका 6 पॉइंट देखो, ज्यादातर प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में। ढक्कन गिर गया था। तो ये जो है यूनिवर्सल टिश्यू इसलिए क्योंकि ज्यादातर सॉफ्ट पार्ट्स में ये प्रेजेंट है। अब देखो 6 पॉइंट कोलेनकाइमा का लिखा रहा हूं। इसका लोकेशन है, इट इज प्रेजेंट बिलो दी एपिडर्मिस टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू, है ऐसे लिखता हूं, फ्लेक्सिबिलिटी टू लीफ स्टॉक या फिर लीफ पेटियोल, दोनों में ही, ठीक है?
अब स्केलेन गामा का 6 पॉइंट दिखा रहा हूं। ये समझ में आ रहा है? लिख रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। एपिडर्मिस एक पार्ट है, एपिडर्मिस को अगले लेक्चर में बताऊंगा, अभी और बताऊंगा नहीं, फिर एक बार में खिचड़ी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा। तो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। किस किस को? लीफ स्टॉक को, लीफ पेटियोल को, पेटियोल स्टॉक, ये सब पता ही होगा आपको। तो ये यूनिवर्सल टिश्यू है, ज्यादातर सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट में मिलता है। पैरेन्काइमा का लोकेशन। अब स्केलेनकाइमा का बता रहा हूं, अब स्केलेनकाइमा का बता रहा हूं। इट इज प्रेजेंट mostly in rigid parts of the cell. It is present mostly in hard parts of the cell, जैसे सीड कोट, pulp of fruit, husk of coconut। सुने हो कि नहीं? सब सुने हो कि नहीं बताओ, झूठ मत बोलना कि नहीं सुना, बहुत शुरू में ही पढ़ चुके हो। कोकोनट के जो रेशम होते हैं उनको बोलते हैं फाइबर्स। वो फाइबर्स क्या है? मॉडिफिकेशन है स्केलेनकाइमा का। स्केलेनकाइमा तो इनडायरेक्टली मिलता है हस्क ऑफ कोकोनट में। गुआवा को जब चबाते हो तो क्रैकिंग साउंड क्यों आता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्केलेरेट्स एंड इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्केलेनकाइमा। तो उसमें भी प्रेजेंट है, तो वो गुआवा हो गया। समझ लो, दो चीज बता दे। सीड कोट, कई सारे सीड के कोट्स होते हैं, उसमें भी स्केलेनकाइमा होता है। चलो ये सब तो आपको पता ही है, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं फंक्शन बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जोश रखो, और कुछ मिनट है, ठीक है? मिटा रहा हूं इसे। अच्छा नहीं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। कुछ अगर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताना हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है? कुछ भी लिखो यार कमेंट बॉक्स पे, शेयर करना है बस। जैसे यूसुफ भाई ने बोला, बोल के मैं अभी वीडियो अच्छे से बना पा रहा हूं। थैंक यू यूसुफ भाई। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेवेंथ पॉइंट ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे है। पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन है? बहुत जन बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है, बिल्कुल है। फ्लेक्सिबिलिटी एकदम साइड में रखो। मेन फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी किसका है? कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा का, लेकिन इसका नहीं है। इसका क्या है? इसका है स्टोरेज, हेल्प्स इन स्टोरेज, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस है ना, समझो, लॉजिकल है। हेल्प्स इन स्टोरेज एंड सिंथेसिस, फूड को बनाने में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ व्हाट? फूड। इसका 7 पॉइंट क्या है? कोलेनकाइमा का। ये हो गया पैरेन्काइमा का 7 पॉइंट। कोलेनकाइमा का बताओ क्या है? ये पैरेन्काइमा का 7 पॉइंट। कोलेनकाइमा का बताओ। ये यार इसको मिटा देना। कोलेनकाइमा जो है, it provides flexibility and elasticity to plant parts, कुछ plant parts को, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? लिखो इसको जो मैं लिखा रहा हूं, लिखो इसको, समझ में आ जाएगा। 2-3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। स्केलेनकाइमा, इसका फंक्शन है, इट मेनली supports mechanical strength. It mainly supports mechanically, only mechanically लिखो। मतलब mechanically कहने का मतलब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? होप दिस इज क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मॉडिफिकेशन। तो इसको अब मैं डिफरेंस में नहीं लिखा रहा, इसको अलग से लिखो। चलो। हाउ इज द जोश? सभी को बेहोश कर दो, खुद मत होना, ठीक है? किसी का मत सुनना, एकदम ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक लेक्चर को सुनो। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कैसा लग रहा है ये वीडियो बताना जरूर, ठीक है?
चलिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेंड टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स, योर अदर रिलेटिव्स, ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अगर आपको मेरा पढ़ाना का स्टाइल अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, समझ ही पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशंस में मैंने क्लोरीन काइमा के बारे में आपको बताया था, उसको मैं अलग से और डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसको आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। दैट क्लोरेनकाइमा इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा वेयर क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट्स फंक्शन इज इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मींस सिंथेसिस ऑफ वुड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट। तो वो चीज, वो जो 2 पॉइंट अभी मैं बताया इंग्लिश में, इसको आप लोग कॉपी में खुद से राइट डाउन करेंगे। नाउ मैं इसका बस लोकेशन बता रहा हूं, किसका लोकेशन है ये, इसका क्लोरेनकाइमा का, ये तो लिख भी दिया, क्लोरेनकाइमा का लोकेशन बता रहा हूं। क्या लोकेशन है, क्या लोकेशन है क्लोरेनकाइमा का, क्या लोकेशन है कि जो क्लोरेनकाइमा है इट इज प्रेजेंट इन मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल ऑफ लीफ भी बोल सकते हो, मेसोफिल टिश्यू, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। वो जो 2 पॉइंट बोला वो आप खुद से लिखिए, ठीक है, थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करिए। अब एरेनकाइमा, एरेनकाइमा क्या है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन, प्रेजेंट विदिन एयर स्पेस, स्पेसेस, एयर स्पेसेस present between some wetland plants and aquatic plants like हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ही दूसरा नाम है एक्वेटिक प्लांट्स का, ब्रैकेट में एक्वेटिक प्लांट्स लिख सकते हो, यही दूसरा नाम है aquatic plants का, हाइड्रोफाइट्स। like hydrophytes which provide buoyancy, buoyancy नहीं बोलते इसको, buoyancy बोलते हैं, buoyancy to plant which provide buoyancy to plant for movement, ठीक है, मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए, फॉर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट, फॉर मूवमेंट, याद रखना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं मॉडिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं स्केलेरेनकाइमा को, तो हेडिंग दे दीजिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्केलेरेनकाइमा। स्केलेरेनकाइमा के भी 2 मॉडिफिकेशन है जो आपको बताऊंगा, दैट इज इट इज ऑफ 2 टाइप्स, तो 2 टाइप्स भी लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ भी लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ स्केलेरेनकाइमा, 2 टाइप्स। फर्स्ट है स्केलेरेट्स प्रेजेंट इन, कहां प्रेजेंट है, जो हस्क ऑफ नहीं, प्रेजेंट इन पल्प ऑफ फ्रूट, सीड कोड एंड सीड कोड, उसमें प्रेजेंट होता है, हार्ड होता है ना, हार्डनेस यही प्रोवाइड करता है, एंड फाइबर्स, elongate fibers which are elongated structure, लंबे होते हैं ना, ऐसे लंबे होते हैं, लंबे, समझ पा रहे हो, elongated structure
present in which are elongated structure, fibers which are elongated structure present in husk of coconut and कोकोनट के जो रेशम जैसे होते हैं, और जूट 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 प्लांट के बारे में सुना, उसमें भी मिलता है। चलो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने इतना ही पढ़ाने का ठान लिया था, ठान जो लिया था वही हुआ, इतना पढ़ा दिया, समझा दिया। अब बस आपका टास्क रहेगा, कुछ टास्क आपको दे रहा हूं। अब आपका टास्क रहेगा, कुछ होमवर्क है, खुद से लिखने का प्रैक्टिस करिए। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन, क्या बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा जो मैंने बताया उन्हीं में से, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अरे यार स्क्लेरेनकाइमा। दूसरा टास्क रहेगा आपका, who give the structure of phloem, who give the structure of phloem, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। ये आपको बताया नहीं, आप लोग इंटरनेट से सर्च करिए, जानने का कोशिश करिए, ठीक है। who give the term tissue, who give the term tissue, study of tissue is known as dash, tissue is known as dash। मेरे को तो पता है, मैं आपको बता नहीं रहा इसलिए डैश बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। यही 3 होमवर्क से ज्यादा और मैं दे नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी 2 टास्क लेक्चर के बीच में आप लोगों को दे दिया हूं। तो अच्छे से पढ़िए, 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करिए, मेहनत करिए। कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।